तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कक्षा 12 यूपी बोर्ड का भौतिक विज्ञान फिजिक्स। इस सिलेबस में सबसे पहला जो यूनिट है, इकाई है, वह है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो आइए शुरू करते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, स्थिर वैद्युतिकी। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मतलब क्या है इसका? इलेक्ट्रो मतलब होता है चार्ज यानी आवेश, स्टैटिक मतलब होता है रेस्ट। तो जब चार्ज रेस्ट पर हो यानी स्थिर हो तो उस चीज़ का हम स्टडी करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। जब चार्ज हमारा रेस्ट पर होगा, स्थिर होगा, तो हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर उसको पढ़ेंगे। सबसे पहली पॉइंट इसमें देखें, चार्ज। चार्ज यानी आवेश क्या है? चार्ज यानी आवेश, इलेक्ट्रिक चार्ज, वैद्युत आवेश क्या है? तो आपने डेली लाइफ में एक एग्जांपल देखा होगा कि अगर हम कंघी को बाल पे रगड़ दें तो छोटे छोटे कागज़ के टुकड़ों को, तिनकों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लगता है, आकर्षित करने लगता है। ये है चार्ज। ये जो गुण आया, ये वैद्युत में जो गुण आया, ये चार्ज की वजह से आया है। तो कह सकते हैं कि चार्ज किसी वस्तु का या पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण वह पदार्थ वैद्युतमय गुण प्रदर्शित करता है या फिर अनुभव करता है, उस गुण का अनुभव करता है, वो है चार्ज यानी आवेश। छोटे छोटे पॉइंट चार्ज के बारे में। तो चार्ज सबको पता होगा, चार्ज दो प्रकार का होता है, धनात्मक और ऋणात्मक, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। कुछ लोग तीसरा भी जानते होंगे, न्यूट्रल, उदासीन, जो कि चार्ज नहीं है। जब किसी वस्तु में दोनों बराबर हो जाएं, पॉजिटिव और नेगेटिव, तब जाके वो बॉडी उदासीन हो जाती है, न्यूट्रल हो जाती है। न्यूट्रल कोई चार्ज नहीं है, चार्ज सिर्फ दो होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव और नेगेटिव। नेगेटिव चार्ज किसकी वजह से होता है? वो होता है इलेक्ट्रॉन की वजह से। नेगेटिव चार्ज ऋणावेश इलेक्ट्रॉन की वजह से, पॉजिटिव चार्ज किसकी वजह से? प्रोटॉन की वजह से। पॉजिटिव चार्ज धनावेश प्रोटॉन के कारण होता है, प्रोटॉन पे धनावेश, इलेक्ट्रॉन पे ऋणावेश। ठीक है, चलें और चीज़ें पढ़ें। इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम ये ऋण आवेश होगा। इतना ही आवेश प्रोटॉन पर भी होता है, वो धन के साथ होता है, धन आवेश वो ऋण आवेश। इस आवेश को ई से लिखा जाता है, स्मॉल ई लिख देते हैं। इसका मतलब हो जाएगा 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। प्लस माइनस दोनों हो सकता है, प्लस प्रोटॉन के लिए और माइनस इलेक्ट्रॉन के लिए। ठीक है, चलें। कूलाम आवेश का मात्रक है। कूलाम आवेश का एसआई सिस्टम में मात्रक है, जो कूलाम नामक साइंटिस्ट के नाम पर रखा गया है। एक इसको माइक्रो कूलाम भी होता है, जो इससे छोटा होता है, और एक कूलाम में होता है 10⁻6 माइक्रो कूलाम, जिसको म्यू सी से लिख देते हैं। म्यू सी यानी माइक्रो कूलाम, माइक्रो कूलाम। समझ में आ गया इतना? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चार्ज की कुछ प्रॉपर्टी देखें, बेसिक प्रॉपर्टी थोड़ा सा और पढ़ते हैं। देखें, अगर समान चार्ज है, लाइक चार्ज है, प्लस प्लस माइनस माइनस, तो दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। अगर सजातीय आवेश हैं, लाइक चार्जेस हैं, तो दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे, दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। ये इधर चलेगा और ये इधर चलेगा। इसमें देखें, ये इधर चलेगा और ये इधर चलेगा, और जो प्रतिकर्षण होगा वैसी लाइन के अनुदिश होगा, जैसे दोनों भागेंगे एक दूसरे से दूर। लेकिन जैसे ही एक प्लस होगा और एक माइनस होगा, फिर दोनों एक दूसरे को आकर्षित करने लगेंगे, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करने लगेंगे। यानी सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, और विजातीय आवेश जो अलग अलग होंगे एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। ठीक है, ठीक। तो फिर कहेंगे बेसिक अपने एग्जांपल पे आते हैं कि जब हमने कंघी को बाल में रगड़ा, कंघी को बाल में रब किया, तो कंघी पे तो चार्ज आया, क्योंकि कंघी और बाल के बीच इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान हुआ, तो कंघी जो हमारा था आवेशित हो गया। लेकिन वो कागज़ के छोटे छोटे टुकड़े वो तो आवेशित नहीं थे। फिर ये आवेशित कंघी इस कागज़ के टुकड़े को, उदासीन टुकड़े को क्यों आकर्षित कर रहा है? क्यों आकर्षित कर रहा है? यहाँ से रिजल्ट तो ये निकलेगा कि एक आवेशित वस्तु एक उदासीन वस्तु को आकर्षित कर सकती है। लेकिन कैसे, इसको समझें। अगर मान लें ये पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव, पॉजिटिव चार्ज लेके चल रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज है, और दूसरा एक उदासीन है, दूसरा एक उदासीन है जिस पर कोई आवेश नहीं है। तो जब इस आवेश के पास इसको रखा जाएगा
तो इस पर प्रेरण के द्वारा आवेश आ जाएगा, इस पर प्रेरण के द्वारा आवेश आ जाएगा। इसका जो माइनस चार्ज इसमें जो होंगे इलेक्ट्रॉन होंगे वह इस प्लस की तरफ खिंच जाएंगे और जो प्लस होगा वो कह सकते हैं दूसरी तरफ हो जाएगा। केमिस्ट्री में इसको ध्रुवण पढ़ते हैं, पोलराइजेशन कहते हैं। तो जब भी आवेश न्यूट्रल के पास आएगा, उदासीन के पास आएगा, तो इस पर आवेशन हो जाएगा, इस पर आवेश आ जाएगा प्रेरण के द्वारा और फिर ये प्लस माइनस एक दूसरे को आकर्षित करने लगेंगे। तो इस तरह से एक धन आवेशित वस्तु एक उदासीन वस्तु को आकर्षित करती है। धन आवेशित वस्तु एक उदासीन वस्तु को आकर्षित करती है क्योंकि उदासीन में चार्ज इंड्यूस हो जाता है, चार्ज प्रेरित हो जाता है, आवेश आ जाता है। चलें, अगर इस तरह के इसको माइनस ले लें, ऋण आवेश और दूसरा उदासीन, तो प्रेरण के कारण यहाँ पर माइनस है तो इधर क्या आएगा प्लस और इस तरफ माइनस, फिर ये माइनस प्लस एक दूसरे को क्या करेंगे आकर्षित करने लगेंगे। इसका मतलब एक आवेशित वस्तु चाहे वो धनात्मक हो या फिर ऋणात्मक हो, उदासीन वस्तु को अपनी तरफ आकर्षित ही करेगी, प्रतिकर्षित नहीं करेगी। समान आवेश प्रतिकर्षित, विपरीत आवेश आकर्षित। यहाँ आवेश उदासीन को आकर्षित करेगा। ठीक है इतना। चलें, इस आधार पे हम क्या बोल सकते हैं कि अगर किसी वस्तु पर आवेश है या नहीं, कोई वस्तु आवेशित है या नहीं, वह किसके आधार पर डिसाइड कर सकते हैं, आकर्षण के आधार पर या प्रतिकर्षण के आधार पर। कोई वस्तु आवेशित है या नहीं है अगर हमें डिसाइड करना हो, निश्चित करना हो, तो किसके आधार पर करेंगे, आकर्षण या प्रतिकर्षण। आकर्षण को देख करके कभी निश्चित नहीं कर हो सकते, श्योर नहीं हो सकते कि वस्तु आवेशित है या नहीं, लेकिन प्रतिकर्षण को देख करके एकदम श्योर हो जाएंगे कि वो वस्तु आवेशित है या नहीं है। कैसे, देखें, अगर यहाँ पर ये प्रतिकर्षित कर रहा है तो चार्ज है, आकर्षण हो रहा है तो चार्ज है, लेकिन यहाँ आकर्षण तो हो रहा है लेकिन इस उदासीन वस्तु पर चार्ज नहीं है। तो आकर्षण होना चार्ज आवेशित होने की पहचान नहीं है, लेकिन प्रतिकर्षित होना पहचान है। अगर किसी वस्तु पे आवेश है तो प्रतिकर्षित जरूर होगा, अगर प्लस है तो प्लस से प्रतिकर्षित होगा, माइनस है तो माइनस से प्रतिकर्षित हो जाएगा। ठीक है, तो आवेश का निर्धारण प्रतिकर्षण के आधार पर कर सकते हैं, आकर्षण के आधार पर करना उचित नहीं है, कहीं ना कहीं गलत हो जाएगा। ठीक, इतनी बात क्लियर है। थोड़ी छोटी छोटी बातें और पढ़ते हैं। अगर एक आवेशित वस्तु है या फिर एक आवेशित कण है, आवेशित वस्तु कई कणों से मिलकर बना होता है, और या फिर एक आवेशित कण है, छोटा सा, इस पे प्लस आवेश है, आवेशित कण प्लस या माइनस कोई भी हो। दूसरा, इसके बगल में उदासीन वस्तु रख दिया जाए, उदासीन वस्तु न्यूट्रल वस्तु रख दी जाए, उदासीन रख दी जाए, तो क्या होगा, एक मिनट बारिश हो रहा है। तो बनाते कि एक आवेशित वस्तु है या एक आवेशित कण है, उसके बगल में एक उदासीन वस्तु है, तो क्या ये आवेशित वस्तु इसको आकर्षित करेगा, तो हाँ करेगा। अभी हमने देखा कैसे करेगा। तो आवेशित वस्तु उदासीन वस्तु को आकर्षित करेगा, आवेशित कण उदासीन वस्तु को आकर्षित करेगा। इस कण के बजाय प्लस चार्ज है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, आकर्षण हो जाएगा। लेकिन एक आवेशित कण या वस्तु है, उसके बगल में एक क्या रख दिया जाए, उदासीन कण। आवेशित वस्तु या कण के बगल में एक उदासीन क्या रख दिया जाए, कण रख दिया जाए, तो क्या ये आवेश इस उदासीन कण को आकर्षित कर सकते हैं, तो नहीं कर सकते। तो ये आवेशित कण या वस्तु उदासीन कण को आकर्षित नहीं कर सकते, क्योंकि ये कण छोटा सा है, छोटा सा पॉइंट है, कण है, तो यहाँ पर प्रेरण नहीं हो सकता। यहाँ का प्लस माइनस अलग नहीं हो सकता। यहाँ पे बड़ी वस्तु थी तो प्लस और माइनस अलग अलग हो गए, यहाँ पे अलग नहीं हो सकते, यहाँ पे प्रेरण हो ही नहीं सकता, तो ये हमेशा उदासीन रहेगा, ये कभी इसको आकर्षित नहीं कर पाएंगे। तो आवेशित वस्तु या आवेशित कण उदासीन कण को आकर्षित नहीं कर सकते, लेकिन उदासीन वस्तु को आकर्षित कर सकते हैं। इतना बात क्लियर है। चलो
अब आगे देखते हैं, किसी वस्तु पर आवेशित कैसे आता है, तो होता है इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से। अगर कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन त्याग दे तो उस पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, क्योंकि उदासीन वस्तु के अंदर, हर वस्तु के अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर है, इसलिए वो उदासीन है। जब इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, बाहर निकल जाएगा, तो इस पर प्रोटॉन ज़्यादा हो जाएंगे, इसलिए इस पर प्लस आवेश आ जाएगा। अगर इलेक्ट्रॉन बाहर से आ गया तो इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा हो जाएगी, तो ऋण आवेशित हो जाएगा। तो हमें धन आवेशित वस्तु इलेक्ट्रॉन त्याग करके बनती है और ऋण आवेशित वस्तु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके बनती है। बात क्लियर है? ठीक है। यानी आवेशन में इलेक्ट्रॉन का ही स्थानांतरण होता है, प्रोटॉन का स्थानांतरण नहीं होता। क्यों नहीं होता, इसको समझें। इलेक्ट्रॉन तो ठीक है चला गया, प्रोटॉन किसी को कहें कि हम किसी को प्रोटॉन दे दें तो धन आवेशित हो जाएगा, वो उससे ले लें तो ऋण आवेशित हो जाएगा, ऐसा भी हो सकता था। लेकिन प्रोटॉन का स्थानांतरण नहीं हो सकता, क्योंकि प्रोटॉन न्यूक्लियस में है, स्टेबल है, न्यूक्लियस से नहीं निकलेगा। इलेक्ट्रॉन बाहर था, इलेक्ट्रॉन निकालना आसान था, तो प्रोटॉन का स्थानांतरण नहीं होता, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से ही आवेशन होगा। तो आवेशन की कई विधियां हैं, रगड़ करके, घर्षण द्वारा, प्रेरण द्वारा या फिर चालन द्वारा, ये 3 विधियां हैं। इन तीनों विधियों में अगर देखें तो इलेक्ट्रॉनों का ही स्थानांतरण होता है, प्रोटॉन का स्थानांतरण कभी नहीं होगा। इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से ही आवेशन होगा। ठीक है, बात क्लियर है? चलें कुछ अब मूलभूत गुण पढ़ते हैं चार्ज की, आवेश के प्रॉपर्टीज़, यानी मूलभूत गुण। प्रॉपर्टीज़ को देखें अगर, तो पहली प्रॉपर्टीज ये है कि आवेश संरक्षित होता है। आवेश संरक्षित होता है, आवेश कंजर्व होता है, चार्ज कंजर्व होता है, आवेश संरक्षित होता है। मतलब क्या है कि हम किसी विलगित निकाय का, आइसोलेटेड सिस्टम का निकाय चार्ज ना तो उस पर उत्पन्न कर सकते हैं, ना तो नष्ट कर सकते हैं। उसका चार्ज जो भी है वो क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। हम एक से दूसरे में चार्ज को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, लेकिन कभी भी चार्ज को क्रिएट नहीं कर सकते, बना नहीं सकते, और ना ही नष्ट कर सकते हैं। ये है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, आवेश का संरक्षण, पहला पॉइंट। चलें दूसरी पॉइंट की बात करें। चार्ज एडिटिव होता है, यानी आवेश योज्यता का गुण प्रदर्शित करता है। योज्यता का गुण मतलब या एडिटिव होने का क्या मतलब है कि हम अगर किसी बॉडी को देखें, किसी वस्तु को देखें, अगर ये कई कणों से मिलकर के बना है, कई छोटे छोटे अवयवों से मिलकर के बना है, और सभी एलिमेंट अवयव के आवेश का अगर बीजगणितीय योग ले लें तो पूरे वस्तु का आवेश बन जाएगा, पूरे वस्तु का आवेश आ जाएगा। मान लें ये वस्तु है जिस पर छोटे छोटे अवयवों से मिलकर के बना है, अवयव का चार्ज Q1, Q2, Q3, Q4 डॉट 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 कहाँ तक Qn तक है। तो इस पूरे बॉडी का चार्ज, पूरे वस्तु का आवेश क्या होगा, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 डॉट डॉट Qn तक, ये हो जाएगा Q। इस वस्तु का आवेश मिल जाएगा। जो प्लस के साथ होगा उसको प्लस के साथ, जो माइनस के साथ होगा वो माइनस के साथ। बीजगणितीय योग। चार्ज क्या है, स्केलर है। चार्ज क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, अदिश राशि है। तो ठीक है इतना। चलें जो तीसरी प्रॉपर्टी है हमारी, ये इंपॉर्टेंट है, चार्ज इज क्वांटाइज्ड। चार्ज का क्वांटीकरण, चार्ज का क्वांटीकरण, इसका मतलब क्या है, क्वांटीकरण का मतलब क्या है, चार्ज का क्वांटीकरण, क्वांटाइजेशन, क्वांटीकरण मतलब क्या है इसका समझें। अगर हमें किसी वस्तु को आवेशित करना है, उससे इलेक्ट्रॉन देना है, तो हम उसको कितने इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, कम से कम कितने इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, एक, क्या आधा इलेक्ट्रॉन या 1/4 इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं या ले सकते हैं, नहीं। हम किसी बॉडी को दे सकते हैं तो 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं, तो 4, ऐसे भी 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन। तो जब भी हम किसी वस्तु को आवेशित करेंगे तो किसी वस्तु का जो आवेश होगा एक मिनिमम यानी न्यूनतम आवेश का पूर्ण गुणज होगा, न्यूनतम आवेश का पूर्ण गुणज होगा। 1 गुना, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना चार्ज होगा, यानी Q इज इक्वल टू Ne, Q इज इक्वल टू Ne, जहाँ N इलेक्ट्रॉन का आवेश है, यानी इलेक्ट्रॉन की संख्या है कि कितने इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान हुआ, लिया या दिया, और E इलेक्ट्रॉन का आवेश है, 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश। सबसे न्यूनतम चार्ज यही है, सबसे न्यूनतम आवेश हमारे लिए सिर्फ इलेक्ट्रॉन है। हालांकि क्वार्क्स की खोज हो चुकी है जिनका आवेश इलेक्ट्रॉन से भी कम होता है, लेकिन अभी के लिए हमें सिर्फ क्या पढ़ना है, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन सबसे छोटा आवेश हमारे लिए है, तो Q इज इक्वल टू Ne, Q इज इक्वल टू Ne, प्लस माइनस दोनों हो सकता है, आवेशित के लिए धन, आवेशित के लिए प्लस, तो माइनस आवेशित के लिए ऋण। तो
चार्ज क्वांटाइज होता है, क्वांटिकल होता है, Q इज इक्वल टू NE। इस आधार पे देखें हम क्या कर सकते हैं, किसी बॉडी में कितने इलेक्ट्रॉन लिए गए, कितने टर्न की कमी है, ज़्यादा है, कितने प्रोटॉन ज़्यादा है, कितने टर्न ज़्यादा है, इस तरह के क्वेश्चन से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलें इसी फार्मूले का यूज़ करके क्वेश्चन पता करते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज बड़ा है या एक कूलाम आवेश बड़ा है, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश बड़ा है या एक कूलाम आवेश बड़ा है। तो एक कूलाम आवेश बहुत बड़ा है एक इलेक्ट्रॉन के आवेश के तुलना में। कैसे देखें, अगर हमें Q देखें कूलाम, तो हमने आवेश कितना लिया, आवेश एक कूलाम की बात कर रहे हैं, तो एक कूलाम आवेश अगर ले लें तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो n इलेक्ट्रॉन की संख्या और E इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। यहाँ से अगर n का निकालें तो 1.6 10⁻⁻19 आके डिवाइड हो जाएगा, तो n बराबर आएगा 1/1.6 10⁻⁻19। इसको सॉल्व करें अगर तो आएगा 6.25 10⁻18। इतना इलेक्ट्रॉन, यानी इतने इलेक्ट्रॉन होंगे तो उनका आवेश मिलकर के एक कूलाम होगा। यानी एक कूलाम एक इलेक्ट्रॉन के आवेश की तुलना में बहुत बड़ा है, बड़ा नहीं बहुत ही बड़ा है। ठीक है, ये हो गया Q इक्वल टू NE। चले और इस पे क्वेश्चंस करते हैं। हमसे कहा कि अगर माइनस या 8 कूलाम ऋण आवेश है, 8 कूलाम ऋण आवेश, एक कूलाम क्या 8 कूलाम 8 कूलाम ऋण आवेश है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं, कितने इलेक्ट्रॉन हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, कितने इलेक्ट्रॉन की अधिकता है 8 कूलाम आवेश में। चलो तो कैसे लगाएंगे, 8 इज इक्वल टू Q इज इक्वल टू NE लगाया, N E इज इक्वल टू E की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 सॉल्व करेंगे n बराबर, तो 1.6 8 के नीचे आएगा, तो 8/1.6, 8 डिवाइड बाई 1.6 डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 5 इंटू 10⁻19 का हो जाएगा प्लस 19, 5 इंटू 10⁻+ 19 इतने इलेक्ट्रॉन होंगे। यानी उस वस्तु पर जिस पर -8 कूलाम आवेश है उस पर इतने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है। अगर धन आवेश होता तो इतने इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाती। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है कूलाम का नियम। पूरा पानी पानी हो गया। चलो कूलम्स लॉ, कूलाम का नियम, कूलम्स लॉ क्या है, ये कूलम्स लॉ या कूलाम का नियम। चलें अगर मान लें दो चार्जेस हैं, दो आवेश Q1 और Q2, तो अभी पीछे हमने कहा कि दो आवेश एक दूसरे को आकर्षित या प्रतिकर्षित करते हैं, यानी उनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है। ठीक, तो ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, बल है, वह कितना लगेगा ये बताया कूलाम साहब, ये बताया कूलाम ने कि कितना लगेगा। इन्होंने क्या बताया, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, कई दिन एक्सपेरिमेंट किए, तब जाके इन्होंने रिजल्ट दिया कि दो आवेश अगर निर्वात में रख दिए जाएं, दो आवेश वैक्यूम में निर्वात में रखे हों कि दूरी उनके बीच की r हो, तो दोनों आवेशों पर जो बल लगेगा, हम फिलहाल मान ले रहे हैं कि दोनों प्लस आवेशित हैं या दोनों माइनस आवेशित हैं या फिर एक प्लस और एक माइनस है, अलग अलग सेम कुछ भी ले लें। चलिए मान लेते हैं ये प्लस है, ये प्लस है, तो इधर रिपेल करेगा तो इधर रिपेल करेगा, अगर माइनस माइनस है तो इधर रिपेल करेगा, इधर रिपेल करेगा, अगर एक प्लस है एक माइनस है तो ये माइनस वाला इधर आएगा, ये प्लस वाला इधर जाएगा। तो दिशा जो होगी दोनों पर लगने वाले बल की वो हमेशा एक दूसरे के अपोजिट होगी।
बात क्लियर है? अगर प्लस है इधर जाएगा, प्लस है इधर जाएगा, माइनस है उधर जाएगा, माइनस इधर जाएगा। अगर ये प्लस है ये माइनस है तो माइनस प्लस की तरफ, प्लस माइनस की तरफ। दिशा हो गया एक दूसरे के विपरीत। तो जो डायरेक्शन है, दिशा है, वो हमेशा एक दूसरे के अपोजिट है। तो इस बल का मान देखें, अगर बल का जो परिमाण होगा, मॉड ऑफ वेक्टर एफ, परिमाण की बात कर रहे हैं, वो कितना होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r²। ये होता है कूलम का नियम। मतलब किन्हीं दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इस आधार पर लिखा गया F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाई r²। यहाँ पे एक नियतांक लाएंगे, वो नियतांक लाते हैं पहले स्मॉल के, छोटा वाला के, Q1 Q2 बाई r²। इस k का मान कितना होता है? कूलम ने बताया इस k का मान 1/, इसका k की जगह पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹ अगर इसका मात्रक देखें इस k का, तो इसका मात्रक होगा बल का न्यूटन। ये आवेश है, कूलाम होगा, तो कूलाम स्क्वायर डिवाइड में आ जाएगा और r दूरी आके मल्टीप्लाई कर जाएगा। तो मात्रक हो जाएगा k का, अगर देखें तो k का मात्रक क्या होगा न्यूटन, ये मल्टीप्लाई कर गया r², तो न्यूटन मीटर स्क्वायर, दूरी का मीटर, मीटर स्क्वायर, और दो आवेश है कूलाम स्क्वायर, तो बट्टे में हो जाएगा कूलाम स्क्वायर, यानी कूलाम पर -2। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलाम -2, ये हो जाएगा मात्रक किसका? k का। k क्या है? नियतांक है। k नियतांक है, जिसको 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखते हैं। यहाँ पर अब एप्सिलॉन नॉट कितना है? एप्सिलॉन नॉट क्या है? तो एप्सिलॉन नॉट कहलाता है निर्वात की विद्युतशीलता। निर्वात की विद्युतशीलता, ये क्या है? निर्वात की विद्युतशीलता, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। तो एप्सिलॉन नॉट क्या है? निर्वात की विद्युतशीलता है। इसके और देखें, किसी माध्यम की विद्युतशीलता और निर्वात की विद्युतशीलता का अनुपात ले लें। किसी माध्यम की विद्युतशीलता और निर्वात की विद्युतशीलता का अनुपात, इसको बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी, जो कि उसके डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट परावैद्युतांक के बराबर होता है, उस माध्यम के परावैद्युतांक के बराबर होता है। यानी एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू k, जहाँ k क्या कहलाता है? परावैद्युतांक, किसी माध्यम का परावैद्युतांक। निर्वात या वायु के लिए निर्वात की परावैद्युतांक 1 होता है। निर्वात का परावैद्युतांक सबसे कम 1 होता है। वायु का इससे थोड़ा सा ज़्यादा होता है, जिसको लगभग 1 के बराबर ही मान लेते हैं। तो वायु का भी लगभग 1 ही मान लेते हैं, निर्वात का तो 1 होता ही है। तो ये था कि परावैद्युतांक, ये कैपिटल के है और ये स्मॉल के है, दोनों में अंतर है, ध्यान से लिखेंगे। कैपिटल के यूज़ करेंगे, वहाँ पर स्मॉल के यूज़ करेंगे, ठीक है। और आते हैं इसमें, ये जो फोर्स का मैग्नीट्यूड है, परिमाण है, वह दोनों आवेशों पर बराबर बराबर लगेगा। देखें यहाँ पे दो चीज़ें हैं। अब इस F को क्या बोल सकते हैं? अगर कहें यहाँ पर कि Q2 ने Q1 पर कितना बल लगाया, Q2 ने Q1 पर कितना बल आरोपित किया, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई r²। निर्वात में रखा, ध्यान देंगे। अगर पूछा जाए Q1 ने Q2 पर कितना बल लगाया, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई r², उतना ही है। कहें Q1 पर कितना बल लगा, बातों पे ध्यान दें। Q1 पर कितना बल लगा, कितना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 बाई Q2², यानी Q1 पर जो बल लगा
वो चीज़, और Q2 ने जो Q1 पर लगाया वो दोनों ही यहाँ पर क्या है, बराबर है। यानी यहाँ पे बोल सकते हैं इसका मतलब क्या है, आवेशों पर लगने वाला बल या एक आवेश पर दूसरे आवेश द्वारा लगने वाला बल। लेकिन अगर यहाँ पे क्या कहें, अगर कहें कि ये दोनों आवेश एक के परावैद्युतांक वाले माध्यम में रखे हैं, के परावैद्युतांक वाले माध्यम में रखे गए हैं, अब बताओ Q1 पर Q2 द्वारा लगने वाला बल क्या होगा, Q1 पर Q2 द्वारा आरोपित बल, Q1 पर Q2 द्वारा आरोपित बल, Q1 पर Q2 ने कितना लगाया, तो लगेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। Q1 पर Q2 द्वारा आरोपित बल, माध्यम क्या है, के परावैद्युतांक के माध्यम में रखते हुए भी बल कितना लगेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। चलें, Q2 पर Q1 द्वारा आरोपित बल अगर कहें तब भी आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। इतना ही फोर्स लगेगा। यानी एक आवेश द्वारा दूसरे आवेश पर लगने वाला बल उस माध्यम पर निर्भर नहीं करता है, बीच में माध्यम क्या है उससे फर्क नहीं पड़ता, एक आवेश उस दूसरे आवेश पर हमेशा उतना ही बल लगाता है। लेकिन उस आवेश पर जो बल लगेगा वो क्या होगा, जैसे देखें यहाँ का कहें अगर Q1 पर लगने वाला बल, Q1 पर लगने वाला बल, Q1 पर लगने वाला बल, अब ये Q2 द्वारा नहीं है, Q1 पर लगने वाला बल, यानी जो माध्यम के अंदर Q2 रखा है, Q1 रखा, अब Q1 पे कितना बल लगेगा, तो ये होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ये के गुना घट जाता है, ठीक। ऐसे कहें Q2 पर बल, Q2 पर लगने वाला बल तब कितना होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो देखें Q1 अगर एक बल आवेश द्वारा दूसरे आवेश पर पूछे तब के नहीं रखना है, और एक किसी आवेश पर पूछे सिर्फ आवेश पर Q1 पर कितना बल लगा तो के रहेगा, Q2 ने Q1 पर कितना लगाया तो के नहीं रहेगा। इतनी बात समझ में आई। अब इसको समझें ऐसा क्यों कहा गया, इसको समझें कि ऐसा क्यों कहा गया। इस बात को समझते हैं ऐसा क्यों कहा गया, इसका कारण समझे क्या है। दो आवेश रखे गए, एक Q1 और एक Q2, Q1 और Q2। तो जब किसी माध्यम में आवेश को रखते हैं तो माध्यम में प्रेरण हो जाएगा, उस प्रेरण की वजह से उस पर क्या आ जाएगा, चार्ज आ जाएगा, आवेश आ जाएगा। जैसे मान लें अगर ये प्लस आवेश है, ये प्लस आवेश है, ये प्लस इसको क्या कर रहा था, रिपेल कर रहा था, तो Q2 Q1 पर बल लगा रहा था इस तरफ, Q2 Q1 पे बल इस तरफ लगा रहा था। अगर यहाँ माध्यम नहीं है तो कोई प्रेरण नहीं होगा। उस समय कूलम ने बताया कि फोर्स कितना लगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो Q2 Q1 पर इतना फोर्स लगा सकता था निर्वात में, वैक्यूम में सबसे ज़्यादा फोर्स निर्वात में ही लगा सकता है, तो इतना Q2 ने Q1 पर बल लगाया, यानी Q2 की क्षमता इतनी ही है। अब माध्यम रखने से क्या हुआ, माध्यम में प्रेरण हो गया, तो इस Q2 का प्रेरण के कारण इस पर आवेश आ जाएगा, इस माध्यम पर भी आवेश आ जाएगा। अब वो आवेश भी Q1 पे बल लगाएगा, वो आवेश भी Q1 पे बल लगाएगा, तो Q2 का बल और इस जो आवेश प्रेरण के द्वारा आया मान लेते हैं Q, वो दोनों मिल करके Q1 पर लगाएंगे, तो दोनों का फोर्स मिल करके Q1 पर फोर्स होगा, दोनों का फोर्स मिल करके Q1 पे फोर्स होगा। देखें तो अब Q2 ने Q1 पर कितना लगाया, तो उसकी जो क्षमता है वो उतना ही लगाएगा, तो उसकी क्षमता कितनी है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर।
प्रेरण के कारण जो आ जाएगा वो इस पर Q1 कितना फोर्स अनुभव कर रहा है, Q2 ने लगाया अपनी पूरी क्षमता से इतना, लेकिन Q1 उसको पूरा अनुभव नहीं कर पा रहा है, कम अनुभव करता है। क्यों? इसकी वजह से। ये क्या करेगा, ये फोर्स को विपरीत दिशा में लगा देगा। जैसे अगर ये प्लस है तो प्रेरण के कारण क्या आएगा, माइनस। अभी ये माइनस इसको आकर्षित करेगा, तो Q2 जितने फोर्स से इसको रिपेल कर रहा था उसमें से कुछ फोर्स से क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट कर लेगा। ठीक, तो अब जब अट्रैक्ट कर लेगा तो इस पर लगने वाला फोर्स कम हो जाएगा, ये कम फोर्स फील करेगा, तो इसलिए वहाँ पे क्या लग जाता है, K। ठीक है, तो Q1 Q2 पर लगने वाला बल Q1 और Q2 पर डिवाइड बाई K हो जाएगा। लेकिन Q2 कितना लगाता है, वो अपनी क्षमता के अनुसार ही लगाएगा। ठीक है, मीडियम रखने पर वो अपना फोर्स नहीं घटाएगा, वो उतना ही अप्लाई करता है। तो इतनी बात क्लियर है, तो फिलहाल इसको याद रखें। अब देखते हैं एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होगा। निर्वात की वैद्युशीलता का मान देखें कितना होगा, तो ये कितना था, ये देखें अगर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 9 × 10⁹ इसका मान था। तो यहाँ से एप्सिलॉन नॉट का मान अगर निकालना हो हमें, तो एप्सिलॉन नॉट को उस तरफ ले जाएंगे, उस तरफ, और 9 × 10⁹ को इस तरफ लाएंगे, तो 1/4 पाई इंटू 9 × 10⁹ इसको अगर सॉल्व करें तो इसका मान आएगा 8.85 × 10⁻⁻12। 8.85 × 10⁻⁻12 इसका मान आ जाएगा। अगर इसका मात्रक निकालना हो हमें, क्या निकालना हो, मात्रक, तो देखें K का मात्रक पता है, ये है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर गुलाम स्क्वायर, और एप्सिलॉन नॉट का चाहिए हमें, तो क्या करेंगे, एप्सिलॉन 1/4 पाई कोई मात्रक नहीं रखता, तो इसको ऊपर ले जाएंगे तो K को भी उल्टा करना पड़ेगा। तो एप्सिलॉन नॉट का जो मात्रक होगा वो K के मात्रक का इन्वर्स हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो अगर K का मात्रक देखें, परावैद्युतांक का मात्रक, तो कितना हो जाएगा, न्यूटन पर -1, मीटर पे -2, कूलाम पे 2, ये इसका मात्रक हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है। चले, अगर कोई डाउट हो वीडियो को फिर से रिवाइज करके फिर से देखें। चलें, अब आगे देख, अभी तक जो हमने पढ़ा कूलम के बारे में, ये अभी बिनअसिब मैग्नीट्यूड की बात की गई है। इसका हमें वेक्टर फॉर्म भी पढ़ना होगा, और उस पर क्वेश्चंस बहुत अच्छे बनेंगे। वेक्टर फॉर्म बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है अगर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देने हैं तो। बोर्ड लेवल पे उतना ज़रूरी नहीं है, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए वेक्टर फॉर्म में पढ़ना ज़रूरी है, तो उसको पढ़ेंगे अगले वीडियो में। फिलहाल इतने के लिए इतना पढ़ें, और वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।